Good afternoon, everyone. This is Manikant sir, and I am physics lecturer for JEE and NEET. Today I will discuss a new chapter, work, energy and power. तो वर्क, एनर्जी एंड पावर हेडिंग लगाते हैं. वर्क, एनर्जी एंड पावर. ठीक ना. वर्क, एनर्जी एंड पावर. तो ये नया चैप्टर आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो रहा है. तो इसके पहले सारे चैप्टर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि उन चैप्टरों का क्या होगा, एप्लीकेशन होगा. वेक्टर एंड बेसिक मैथमेटिक्स थोड़ा सा ज्यादा होगा एप्लीकेशन, सारे चैप्टर का होगा एप्लीकेशन. चलो तो स्टार्ट करते हैं. तो वर्क, सबसे पहले हेडिंग वर्क. तो वर्क किस तरीके से डिफाइन है. तो फिजिक्स में वर्क अलग तरीके से डिफाइन है. वर्क का डिफिनेशन कुछ तरीके से किया गया है, उसका कुछ खास मीनिंग है. वैसे देखिए जनरल लाइफ में आपने क्या कर रहा है, जैसे आपने क्या किया, पढ़ाई कर रहे हैं, टेबल पर बैठ के आपने स्टडी कर रहा है तो बोलेंगे काम कर रहे थे सर. टाइपिंग कर रहे हैं, काम कर रहे थे सर. बट ये जो फिजिक्स है इसमें कुछ स्पेसिफाई तरीके से किया गया डिफाइन कि इस तरीके से होगा तो वर्क डन है. तो इसमें किस तरीके से किया गया है, जैसे मान के चलिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, ब्लॉक है, उस पर आपने कुछ फोर्स लगाया और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ. तो इसमें इसको जो डिफाइन किया गया है फिजिक्स में, वर्क का डिफिनेशन दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि जो कुछ फोर्स, जिस फोर्स का निकालना है वर्क डन, उसको क्या करेंगे, उस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे. समझिए कैसे समझेंगे कि जैसे मान के चलिए यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक ना, ये कोई ब्लॉक है, इस पे इस तरीके से फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स को बोलते हैं कि बाहर से लगा है, कुछ फोर्स लग रहा था, ये एंगल थीटा है मान के चलिए. ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, और फाइनली फोर्स लगने के कारण यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ. ठीक, तो इसको बोल दिया इनिशियल पोजीशन, और ये हो गया क्या, फाइनल पोजीशन. तो जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ले जाने में आपने कुछ जैसे फोर्स जो लगाया, तो इसको बोल दिया डिस्प्लेसमेंट एस. तो हमको इस फोर्स के कारण हमको वर्क डन चाहिए. तो इसके लिए क्या, किस तरीके से किया गया डिफाइन कि इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट. माने कि डॉट प्रोडक्ट जब आप लोगे फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, तो हो गया क्या, उस फोर्स के कारण इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हुआ, वो वर्क डन आएगा. डिफिनेशन समझे कि किस तरीके से, कॉन्सेप्ट समझिए, रटना नहीं. कि ये जो फोर्स है इसका क्या, जिस फोर्स के कारण आपको वर्क डन चाहिए उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे. मतलब इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले कि इट इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट जानते हैं, डॉट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट को हमेशा एस से इंडिकेट कर देंगे और एफ को क्या करेंगे, और दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी. मतलब ये किस तरीके से डिफाइन किया गया है वर्क, ये डिफाइन किया गया है डॉट प्रोडक्ट के साथ. डॉट प्रोडक्ट किसका, कि जिस फोर्स के कारण आप वर्क डन निकालना चाहते हो उसको क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे. चलिए तो हम यहां लिखते हैं कि वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू एफ डॉट एस. इस तरीके से हो जाएगा, ये वेक्टर है दोनों. तो अब इस तरीके से इसका डॉट प्रोडक्ट क्या लिखते हैं कि मोड ऑफ एफ इंटू मोड ऑफ एस इंटू कॉस ऑफ थीटा. जानते हैं, क्योंकि देखिए ए डॉट बी आपने पढ़ा था पहले कि ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा पढ़े थे. तो यहाँ देखिए ए हो गया फोर्स, अब बी हो गया डिस्प्लेसमेंट. इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. उस टाइम क्या किए थे, इस तरीके से कि ये वेक्टर हो गया सर, ये वेक्टर ए हो गया सर, ये वेक्टर बी हो गया सर. अब क्या किए थे, ए डॉट बी आपने लिखा था. उसी तरीके से एक फोर्स हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है सिंपली. तब यहां से इस तरीके से ले लिए और बोलेंगे क्या कि थीटा है क्या, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. अब डिस्प्लेसमेंट हमेशा यस से भी इंडिकेट कर देंगे तो आप समझ जाइएगा. ठीक, तो मतलब हमको किस तरीके से डिफाइन किया गया, कॉन्सेप्ट समझिए कि इट इज डिफाइंड बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. कौन सा फोर्स है, आप बोलेंगे यहाँ नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी लग रहा है. तो देखिए वही है ना कि जिस फोर्स के कह रहे हैं कि इंडिविजुअल फोर्स के कारण हम वर्क डन निकालेंगे,
तो जिस फोर्स के कारण आपको एग्जाम में पूछा गया उसी फोर्स के कारण हम वर्क डन लिखेंगे। यहाँ जैसे एक्सटर्नल फोर्स के कारण हमने एक्सटर्नल ही लगाया, तो एक्सटर्नल फोर्स के कारण कि वर्क डन क्या हो गया, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। सारा का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना। अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आएंगे इससे। अभी लग रहा है कि सर बहुत आसान है सर, तो वेक्टर में पढ़ने, ठीक है, बस उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। सारा कंसेप्ट क्लियर है। ये देखिए इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन गया, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस फोर्स के कारण कितना ऑब्जेक्ट पे वर्क हुआ वो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए और उसका फिजिकल मीनिंग भी समझ गए कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा इस तरीके से, उसको हमको यदि जो कुछ फोर्स लगा उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ तो आप फोर्स का डायरेक्शन देखेंगे, फोर्स का वैल्यू देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे और उसको क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे। सबको समझ में आ रहा है? सबको आ रहा होगा समझ में, इतना तो टफ है नहीं। चलो इतना हो गया सबका क्लियर। आप देखिए आगे क्या करते हैं, नोट करते जाइएगा और सबको समझ में आ देखिए आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ में आएगा पूछने में। अब जैसे मान के चलो कि यहाँ के वर्क डन इक्वल टू आ गया क्या, एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, ठीक ना। अब एक डायग्राम थोड़ा सा इस तरीके से बना लेते हैं कि जैसे जो यहाँ कुछ फोर्स लगा है ना, इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहाँ कुछ फाइनल पोजीशन आया था इस तरीके से, ठीक ना। तो ए एंगल थीटा है और ये अपना क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, यस, ठीक। तो अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि यार ये जो हम इसको रीअरेंज कर दिए कि एफ कॉस थीटा इंटू एस चेक करके लिख के देखे, तो देखिए कि यार जो हमने वेक्टर रिजोल्यूशन में क्या पढ़ा था कि रिजोल्व क्या करे कि देखिए ये जो थीटा एंगल है ना इस फोर्स का, तो जिसके साथ एंगल बन रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसके अलोंग कॉस का कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर साइन थीटा। मतलब जैसे कोई वेक्टर है ए वेक्टर है बी, ठीक ना। अब हम बोलेंगे ना कि इसका इस वेक्टर बी वेक्टर का ए के अलोंग क्या कंपोनेंट है, तो आप बोलेंगे क्या, बी कॉस थीटा। देखिए जिसके साथ थीटा बन रहा है ना उसका कॉस थीटा, तो इधर इसका इस वेक्टर का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा, इस तरीके से बी कॉस थीटा। उसी तरीके से आप ट्रायंगल से भी कर सकते हैं कि ट्रायंगल से आपने पढ़ा होगा, तो एफ कॉस थीटा। अब हम यहाँ से देख रहे हैं कि ना कि एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, माने कि एफ कॉस थीटा क्या है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि एफ कॉस थीटा यहाँ पे क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वर्क किस तरीके से हो सकता है कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट। मतलब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement into यहाँ लिख दिया into डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आप क्या किए कि एफ कॉस थीटा इंटू एस, यानी कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स along the direction of displacement into डिस्प्लेसमेंट। आप बोलेंगे सर ये क्यों किए, इसलिए किए ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि आपको एफ इंडिविजुअल पता नहीं, थीटा नहीं चेंज होते रहा, मतलब कि आप ऐसा फोर्स लगाए कि एफ और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल चेंज हो रहा है, तो उस टाइम क्या होता है ना कि एफ कॉस थीटा से चाहे एस कॉस थीटा से आप क्या करते हैं, सवाल को इजीली सोल्व हो जाता है। तो इस तरीके से हम समझ लेते हैं कि जब भी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट फोर्स नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डायरेक्ट एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उन केसों के लिए हम क्या करेंगे कि इसी तरीके से चेक करेंगे कि यार क्या एफ कॉस थीटा हमको पता चल रहा है इसमें, क्या एस कॉस थीटा हमको पता चल रहा है, चाहे डिस्प्लेसमेंट, उस तरीके से हम चेक करेंगे, कुछ सवाल करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि करना क्या है, क्योंकि आप डिफिनेशन रट लेंगे तो उसका काम नहीं चलेगा। करना किस तरीके से जब क्वेश्चन एग्जाम में आया, तो जैसे आप कॉन्सेप्ट तो सारे लोग सीख के जाते हैं लेकिन सवाल नहीं कर पाते। आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कुछ एप्लीकेशन करेंगे तो आप सवाल होगा आपसे। समझ रहे हैं सभी लोग? चलो आगे बढ़ते हैं कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं आप, एस कोस थीटा भी लिखेंगे, उस सवाल में करेंगे, एक सवाल करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कंपोनेंट है ना, आप रिपीट करने का इतना बात आपको सबको समझ में आ गया। अब यूनिट 12
क्या चेक कर लेते हैं कि यहाँ वर्क इक्वल टू है एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। सभी लोग पढ़ेंगे कि कॉस थीटा जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होता है। थीटा का यूनिट होता है रेडियन, ठीक ना, लेकिन इसका क्या होता है यूनिट लेस होता है। m0 जो डायमेंशन पढ़े थे वो 0 0 होता है। तब देखिए यहाँ लिखेंगे फोर्स का क्या होता है न्यूटन और मीटर, इसको क्या बोल देते हैं ना। तो एक सबसे पहले देखिए जो ये दो वेक्टर का क्या है डॉट प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। आप पढ़े हैं कि उसमें मैग्नीट्यूड का बात नहीं होगा, फिर डायरेक्शन का ओनली एंड ओनली कंटेन्स मैग्नीट्यूड, माने कि व्हेन टू वेक्टर टेक डॉट प्रोडक्ट देन आफ्टर क्या हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट क्या देता है स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, डायरेक्शन होता ही नहीं। चलिए यहां देखिए हम लिख लेते हैं क्या कि क्या है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है क्योंकि इसमें डायरेक्शन में होता नहीं है। अब देखिए और क्या हम लिखेंगे, इसका देखिए यूनिट लिख रहे न्यूटन मीटर, इसको एसआई यूनिट में जूल बोल देते हैं, ठीक ना। तो यहां लिख देंगे कि एसआई यूनिट क्या हो जाएगा जूल। और सीजीएस भी पढ़ लेते हैं कि सीजीएस यूनिट क्या हो जाता है, क्या होता है अर्ग होता है, अर्ग ERG, ठीक ना। अब देखिए अब सीजीएस यूनिट है एक एसआई यूनिट है एमके से आता है, तो इन दोनों के बीच रिलेशन होता है, क्या होता है कि 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ ERG, ठीक ना। ये आप यूनिट एंड डायमेंशन में क्या करेंगे कन्वर्जन में सीखे होंगे आप, नहीं तो सीखेंगे फिर कि 10⁻⁷ अर्ग। सभी को कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है ना। चलिए अब क्या करते हैं कि डायमेंशन फार्मूला चेक कर लेते हैं। तो देखिए डायमेंशन फार्मूला कैसे चेक करते हैं, इधर देखिए इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा जा रहा है, यहाँ किस तरीके से लिखते हैं वो दिखा रहे हैं। न्यूटन का जानते हैं सभी लोग फोर्स का m/L(T⁻²) और मीटर का क्या हो गया लेंथ। अब जो नहीं जानते हैं फोर्स का तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m हो गया, एक्सेलरेशन का तो जानते ही मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक ना। तब यहां से हम क्या कर दिए, यहां से जब सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाता है mL2T⁻²। तब यहां लिखेंगे क्या कि डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। तो क्या हो जाएगा भाई, आप सभी लोग जान गए कि mL2T⁻², ठीक ना। m का पावर कुछ नहीं तो मतलब वो 1 है, समझते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, इतना बात सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया, बेसिक बात सीख गए कि क्या होता है वर्क, क्या होता है इसका यूनिट, क्या कैसा क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट क्या है, सीरियस यूनिट क्या है, डायमेंशन फार्मूला क्या है, डेफिनेशन किस तरीके से उसका रीअरेंज करके हम क्या बोल सकते हैं, सवाल में किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे 1 by 1 वर्क का, तो आप धीरे धीरे सीखेंगे। तो इतना बात किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे पॉज करके भी समझ सकते हैं। चलो ठीक है सबका, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिए, समझ में आ गया ना। कंसेप्ट वाइज चलेगा क्लास कि आपको छूटेगा ही नहीं कुछ। देखिए जैसे आप देखिए हम न्यूमेरिकल सीखेंगे कुछ, तो जो भी न्यूमेरिकल सीखेंगे उससे पहले कुछ और देख लेते हैं, एक पॉइंट और देखते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सीखेंगे कि किस तरीके से। तो देखिए अभी हम क्या सोचे कि वर्क इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा। तो मेरे को यहाँ से क्या लग रहा है कि जैसे वर्क इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस थीटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वर्क डन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पर, और क्या और किस पे, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब इन क्वांटिटी पे क्या कर रहा है वर्क डन डिपेंड कर रहा है। अब मेरे को पता चला कि जो भी आपने अमाउंट का फोर्स लगाया होगा वो तो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ठीक है, लेकिन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कॉस थीटा है इसका कॉस थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपने पढ़ा होगा जनरल मैथमेटिक्स में कि कॉस कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होता है इस तरीके से, तो उसका ग्राफ आप इस तरीके से पढ़े हैं, ठीक ना। इस तरीके से आप जाते रहता है, पीरियोडिक फंक्शन है 2π का, ठीक ना। यहाँ से देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सेम हो गया, फिर यही सेम रिपीट होगा आगे, ठीक ना। तो मेरे को पता चला कि कभी पॉजिटिव होता है, कभी जीरो होता है, कभी निगेटिव होता है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन भी उसी तरीके से होगा, कभी पॉजिटिव हो जाएगा, कभी निगेटिव हो जाएगा, कभी जीरो हो सकता है ना। दैट्स डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है,
समझ रहे कॉन्सेप्ट कि जो आपने फोर्स लगाया, जो भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उनके बीच का एंगल है क्या, उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, पाई बाई टू। ये पाई बाई टू है, ये पाई है अपना, ठीक ना। यहाँ देखिए 0, ये +1 तो -1 के बीच क्या करता है, इसका वैल्यू लाई करता है। सभी लोग को समझ में आ रहा है। चलो, और हमको देखिए दो वेक्टर का जो भी हम एंगल काउंट करेंगे, स्मॉलर एंगल ये हो गया थीटा, इस तरीके से वेक्टर है तो ए एंगल आप काउंट करेंगे, ए वेक्टर ए बी वेक्टर, ये नहीं कि ये वाला एक्सटर्नल एंगल नहीं काउंट करना है, समझ रहे हैं। चलो, तो मेरे को क्या समझना है, इतना कि हमको समझना है बस कि 0 से पाई के बीच में किस तरीके का वेरिएशन है। तो देख रहे हैं कि 0 पे क्या हो रहा है, इस तरीके से π/2 तक पॉजिटिव आ रहा है, और π/2 पे 0 हो जाएगा, मतलब कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जब π/2 हो जाएगा तो वर्क डन 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए ना 0 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये π/2 से कम एंगल फॉर्म होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच तो पॉजिटिव हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, निगेटिव। कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं ना, कॉन्सेप्ट सीखिए। चलो तब यहां से देखते हैं, आप काउंट कर लेते हैं कि वेन फोर्स एंड यस का मतलब हो जाता है डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर पैरेलल। यस का मतलब समझ जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, मतलब क्या कि जो फोर्स हो गया और इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो दोनों वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो जब दो वेक्टर पैरेलल है तो एंगल बिटवीन क्या हो जाता है, उसको 0 बोलते हैं। तो जो यहाँ लिखेंगे वर्क इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वेक्टर पैरेलल है तो क्या हो गया एफ इंटू एस, क्योंकि मैक्सिमम हो गया 0 डिग्री पे, ठीक ना। तो वर्क आ गया एफ इंटू एस, इसको आप लिख भी सकते हैं कि मैक्सिमम वर्क फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए, फोर्स के लिए, जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो उस टाइम क्या होगा, मैक्सिमम वर्क डन होगा। समझ रहे हैं, क्लियर। अब यहां से आप चेक करते हैं तो आप जानते हैं, इसको रख कर देते हैं। अब देखिए कि अब यहां से लिखते हैं कि जब थीटा क्या हो जाएगा 0 से बड़ा, और π/0 इक्वलिटी साइन लगा दिए, और π/2 पे नहीं लगाए क्योंकि π/2 पे 0 वैल्यू हो जा रहा है। तो हम यहाँ की क्या लिखेंगे कि वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब लिखेंगे कि थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/2, तो डायरेक्ट लिख देंगे कि, तो उस टाइम क्या होगा, तो दिस इंप्लाइज दैट ऐसे लिख सकते हैं कि W इक्वल टू F इंटू S इंटू कॉस ऑफ π/2। तो यहाँ पे देखिए cos π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू 0, माने कि जब एंगल π/2 हो जाएगा तो वर्क डन क्या होने वाला है, 0। समझ रहे हैं। अब एक और समझ लेते हैं कि जब थीटा क्या हो जाएगा, π/2 से बड़ा और लेस देन पाई, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसको नहीं लिखे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं कि एफ इंटू एस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, थीटा, जो थीटा हो जाएगा निगेटिव, ये वाला, ये इस वाला पार्ट में आ रहा है, तो निगेटिव आने के कारण क्या हो गया, वर्क डन निगेटिव। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक ना। ये आप समझ गए, सभी लोग सबको समझ में आ गया होगा कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, 0 कब होगा। अब देखिए, जैसा कभी कोई सवाल ऐसा है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम मेरे को क्या होगा, उस टाइम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट क्या कहेंगे कि देखो इसमें तो वर्क डन ये 0 हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बारे में इतना कुछ नहीं सोचेंगे। जब हमको एंगल बिटवीन 90 हो गया तो 0 होना ही होना है। समझ रहे हैं। चलिए नोट कर लीजिए, नोट कर लो, सभी लोग नोट कर लो। चलो हो गया। आप देखिए न्यूमेरिकल पहले इजी सवाल करेंगे, क्योंकि सभी लोग का क्लास में थोड़ा एनर्जेटिक रहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से यहाँ टफ सवाल नहीं करेंगे, और टफ हो जाएगा धीरे धीरे, जेई एडवांस लेवल तक पहुंच जाएंगे किस तरीके से सवाल आते हैं। चलिए सवाल करते हैं। सवाल डेटा आप ही बताओगे क्लास में, इससे कोई दिक्कत नहीं। सवाल क्योंकि फिजिक्स में सवाल बहुत खाली थोड़ा सा डेटा आप सोच के दीजिए, समझ के देंगे, अच्छा डेटा देंगे तो अच्छा आंसर आएगा, ठीक ना। तो अभी हम मान लेते हैं यहाँ पे पहले एक इजी सवाल करते हैं, आप लोग खुद कीजिएगा कि एफ का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 50 न्यूटन, ये क्या है 10 kg, यहाँ एंगल क्या है 37 डिग्री, ठीक ना।
फाइंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स व्हेन, क्या लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 मीटर ले लें, 10 मीटर ले लें, अच्छा सा आंसर आ जाएगा। 10 मीटर ले लीजिए। अब देखिए 10 मीटर हो चाहे 20 मीटर हो, आप समझ जाएंगे तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आप सभी लोग करो, ठीक ना, तो आसानी से कर लेते हैं। आप लोग स्क्रीन पॉज करके कीजिए, उसके बाद आंसर देखिए। तो सबसे पहले कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो यहाँ लिखेंगे F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट तो अलोंग द क्या होगा, प्लेन में ही होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फोर्स कितना लगा है, तो 50 न्यूटन सर। डिस्प्लेसमेंट कितना, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हो जाएगा 10 मीटर, तो उस टाइम कितना वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के कारण, तो यहाँ 10। अब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलेंगे कि देखो ये तो ब्लॉक इसी पे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 37 डिग्री। तो यहाँ हो जाएगा 50 इंटू 10 इंटू क्या हो जाएगा 4/5, तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा 400 जूल, ठीक ना। अब यहां से हमको जो क्वेश्चन आएगा कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो F इंटू एस इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो अब देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन निकालना पड़ेगा कि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और नॉर्मल रिएक्शन लिखेंगे। आप सोचेंगे चलो नॉर्मल तो ऊपर ही लगेगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब एक डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्ट लिख देंगे कि वर्क डन क्या होगा 0। हमने नहीं फोर्स का वैल्यू निकाले, क्योंकि फोर्स का वैल्यू हमको निकालने में 1 मिनट का टाइम इसमें लगने वाला है। तो हमने देखा कि नॉर्मल तो इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री है, तो 0 आंसर आ गया। सभी को समझ में आ गया ना, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा इसका क्या करेंगे, लेवल चेंज करेंगे कि आप जो पहले पढ़े उसका एप्लीकेशन करेंगे। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए सही से, समझ में आया सबको 0 कैसे हुआ, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन आप इसको जब ऐसे करेंगे तो इस तरीके से नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, इसका कंपोनेंट है इस तरीके से। सभी लोग को समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लो, हो गया। अब देखिए नेक्स्ट सवाल करेंगे, थोड़ा सा इस लेवल चेंज करेंगे।